गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज भी आप लोग वर्षा का आनंद ले रहे हैं और आनंद लेना भी चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ कि जिस समय हम लोग पटना में स्टूडेंट लाइफ को जी रहे थे, जिस समय बारिश होती थी उस समय हम सभी लोग साइकिल से निकलते थे, जम कर नहाते थे, जम कर एंजॉय करते थे। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। लाइफ में आप चाहे कितनों भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये जो स्टूडेंट लाइफ है, इसको जब पीछे मुड़कर आप देखते हैं तो ये लगता है कि आपके जीवन का गोल्डन पीरियड था। मैं भी देख रहा हूँ। और इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अभी बीपीएससी 69 का आप लोग कर रहे हैं तैयारी, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा रामबाण है टेस्ट सीरीज़। दूसरा आपके पास कोई उपाय नहीं है। अब इस समय कोई स्टूडेंट अगर क्रैश कोर्स के लिए दौड़ता है तो इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट में कुछ कमी है। ये समय होता है कोचिंग को छोड़ने का, न कि कोचिंग पकड़ने का। आप मान लीजिए कि कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में जाकर 6 घंटे 7 घंटे आप बिताते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है? क्रैश कोर्स का मतलब है जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो 4 घंटे 5 घंटे का क्लास चलेगा, 20 दिन में पॉलिटी ख़त्म, ठीक है। तो इस समय होता है कि आप घर में बैठें, जितना भी आप पढ़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखें, ग्रुप डिस्कशन करें। ये देखिए मेरे पीछे स्क्रीन में मेरा स्टूडेंट जो सफल हुआ है वो लोग हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें एक लड़की जो है अर्नोजा, जो अल्पसंख्यक विकास पदाधिकारी बनी है, उसने कहा कि सर मैं अशोक राजपथ में टेस्ट देने के लिए जाती हूँ और मेन का टेस्ट देती हूँ। ज्योग्राफी इनका था सब्जेक्ट ऑप्शनल में। उन्होंने कहा कि वहाँ जो भी टेस्ट में जो कॉपी लिया जाता है, कॉपी में चेक करके बता दिया जाता है नंबर क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि नंबर आपका कटा कहाँ और कैसे कटा, उस नंबर की भरपाई कैसे होगी, इसके बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है। मेरे पास ज्योग्राफी का कोई और भी स्टूडेंट टेस्ट देने वाला था नहीं। जो मैडम मेरे यहाँ पढ़ाती है ज्योग्राफी, उनके पास से आई और ये अकेले टेस्ट देने आती थी और ये कहती थी कि मैम जितने भी ईयर का जो अभी बीपीएससी का हो चुका है उसका क्वेश्चन हमको दीजिए लिखने के लिए, और मैं जब लिख लूँ तो लिखने के बाद आप चेक कीजिएगा, जितना नंबर काटने का हो आप काट लेंगे, और उसके बाद नंबर कहाँ कटा, क्यों कटा, हमको ये चीज़ आप बता दीजिए मैम, ठीक है। और ये लड़की अकेले आती थी, अकेले टेस्ट देती थी और इसने 64 बीपीएससी को क्वालिफाई किया, ठीक है। इसलिए लड़ना आपको खुद है, चलना आपको खुद है और चलना ही पड़ेगा। मैं कल भी बताया आपको कि पहले स्टूडेंट और टीचर में एक आत्मीयता होती थी कि स्टूडेंट जब बैठा रहता था क्लास में तो समय समय पर मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं भी अपने टीचर से मार खाया हुआ हूँ और मैं भी स्टूडेंट को कभी कभी 2-4 हाथ दे ही देता था। बगल में एक विकास कुमार है, आप देखिए उसको, ये पंचायत विकास पदाधिकारी मेरा स्टूडेंट है, राजगीर में है, और एक आध 2 बार इसको 2-4 थप्पड़ भी मैंने मार दिया कि पढ़ाने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए वो आत्मीयता अब लाइव क्लास में यानी ऑनलाइन क्लास में वो देखने को नहीं मिल रही है, और देखें कहाँ तक आप लोग लाभ उठाते हैं। लेकिन आज भी मैं महसूस करता हूँ कि जो मेरे पास बैठकर स्टूडेंट जब पढ़ते थे और मैं जब आपको स्क्रीन पर बिना किताब और कॉपी के पढ़ाता था, उस समय का मज़ा और आज का मज़ा दोनों में अंतर है। ऑनलाइन स्क्रीन पर मैं प्रेजेंट कर देता हूँ टॉपिक को और उसको लाइन बाय लाइन करना वो अलग बात है, लेकिन एक टीचर की परीक्षा तब होती है जब उनके पास कोई बुक नहीं रहे, कोई कॉपी नहीं रहे, स्क्रीन के ऊपर कोई नोट्स नहीं रहे, और उस समय टीचर जब पढ़ाते हैं और वो जो एक लय और छंद जो होता है उसकी बात ही अलग होती है, मंत्रमुग्ध क्लास हो जाता है। लेकिन
आप लोग जो चाहते हैं वो मुझे भी देना ही पड़ेगा। स्क्रीन पर मैं आपका संविधान संशोधन एक प्रमुख टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आपका आता हुआ है, इसलिए 69 को ध्यान में रखकर मैं ये शुरू कर रहा हूँ। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास एक किताब दे दिया गया है, लेकिन उस किताब का जब आप यूज करना शुरू करते हैं तो अब यहाँ से परेशानी आपको आनी शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा संविधान कैबिनेट मिशन के सिफारिश से गठित किया गया, ठीक है। हमारा संविधान कैबिनेट मिशन के सिफारिश से गठित किया गया 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। आज भी आप देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो वहाँ एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और वह अध्यक्ष सारे सदन के सदस्यों का शपथ ग्रहण कराते हैं। इवेन कि जो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष जो निर्वाचित होते हैं उनके निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया जो हमारे प्रोटेम स्पीकर होते हैं वह करके ही जाते हैं। बाद में जब परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो वो बैठ जाते हैं। और देखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वह शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, लोकसभा सदस्य के रूप में वे शपथ ग्रहण कर लेते हैं जब सारे सदस्य एक बार शपथ ग्रहण करते हैं उसी समय, ठीक है। और उसके बाद लंबी प्रक्रिया के बाद हमारा संविधान बना। हमने संविधान को फोर्सली 1950 में 26 जनवरी को लागू कर दिया और लागू करने के बाद समस्याएं शुरू हो गई। इसी तरह मैंने बताया आपको कि आपने किताब खरीद लिया, आपके पिताजी ने आपको पटना भेज दिया, लेकिन यहाँ समस्याएं अब शुरू हुई, इस कोचिंग से उस कोचिंग, उस कोचिंग से इस कोचिंग, ठीक है। और इस दौरान बहुत सारी समस्याएं, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं और बाकी और भी समस्याएं हैं वो आती हैं, तो निदान भी तो आप ही को खोजना है। इसलिए पुस्तक तो आपको मिल गई है, लेकिन इसके बाद फिर आपको देखना है कि उस पुस्तक में जो त्रुटियां हैं या ऐसी बातें जो मुझे समझ में नहीं आती है वो कैसे दूर होगी। यहाँ भी वही बात है, संविधान को लागू कर दिया गया और प्रथम संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है जिस पर अगर मैं बताने लगूं तो बताने में मुझे कम से कम तो 2 दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि इससे मेन का भी क्वेश्चन बनेगा, इससे पीटी का भी क्वेश्चन बनेगा और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास में मैं इस बात से वंचित रह जाता हूँ क्योंकि मुझे तेज़ी से इसको समाप्त कर देना है। और स्टूडेंट आज के समय में है कि कोई 500 में, कोई 700 में क्लास कर रहा है। टीचर की भी अपनी मजबूरी है कि आप 500 में क्लास खोज रहे हैं तो आपको क्लास भी कैसा दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये मैं फ्री आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका आप कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत है। जो बात है मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। तो संविधान लागू हो गया 1950 में और जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उस समय कई बार यह बात हुई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, जमींदारी उन्मूलन किया जाए। हमने सरकार पर प्रेशर बनाया था, लेकिन सरकार इन बातों में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ी, ठीक है। कई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जब हमारी सरकार बनेगी यानी स्वतंत्र भारत की सरकार बनेगी तो उस समय हम लोग करेंगे। और ज़मींदारी उन्मूलन की बात थी, तो आप जैसा जानते हैं कि 1935 के एक्ट के अधीन 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे और 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनी, ठीक है। और उस समय गांधी ने कहा कि अब आपको मौका मिला है कि आप जो डिमांड करते थे सरकार से उस डिमांड को पूरा करने का,
लेकिन लगभग 28 महीनों की सरकार चली, लेकिन किसी भी प्रांतीय सरकारों ने ज़मींदारी उन्मूलन की कोई बात नहीं की। ठीक है, किसी भी प्रांतीय सरकारों ने ज़मींदारी उन्मूलन की कोई बात नहीं की। और इसके बाद 28 महीनों के बाद जैसे आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। इस संवैधानिक गतिरोध के चलते कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ब्रिटिश सरकार चलती रही। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1950 में, और इसके बाद जब हमारी सरकार बनी, तो सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे कि आप लोग 12th क्लास का NCERT देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स, तो उसमें आपका पहला जो चैप्टर मिलेगा वह होगा चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। ठीक है, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और इस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में मेरे पास कई चुनौती है, जैसे बेरोज़गारी है, भूखमरी है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, मास लेवल पर लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, गरीबी है, झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान हैं, सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, पाकिस्तान की समस्या है, कुछ समय के बाद चीन की समस्या आ गई। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं और आंतरिक समस्याएं जो होती है वह बड़ी समस्या होती है। बाहरी समस्या से आप जूझ सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर कोई आंतरिक समस्या खड़ी हो जाती है तो उससे जूझना कोई आसान काम नहीं होता है। तो स्वतंत्र भारत में लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, और इस समय दक्षिण भारत में डिमांड होना शुरू हो गया कि भाई नए स्टेट का निर्माण किया जाए। ठीक है, एक समस्या तो ये थी, आंतरिक समस्या बड़ी समस्या थी, जिसको आपने देखा होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनने के पहले ही अक्टूबर में आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था, यानी 14वां राज्य का गठन हो चुका था। ओके, संविधान लागू होने के बाद बड़ी समस्या थी, और मेरे पास जैसे आप लोग देख रहे हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को पूरा करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी नहीं है, जबकि मूल अधिकार को लागू करना यह संवैधानिक जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है, इसका आप उल्लंघन कर नहीं सकते हैं। तो प्रत्येक राज्यों को एक गाइडलाइन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर आप एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, यानी एक कलेक्टिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और उस कलेक्टिव डेवलपमेंट में लोगों को मास लेवल पर आप रोज़गार दीजिए, हॉस्पिटल खोलिए, स्कूल खोलिए, इंदिरा आवास को दीजिए, अंबेडकर आवास को दीजिए, शराबबंदी कीजिए, स्टार्टअप योजना को लाइए, अपने सुविधा के अनुसार विद्यार्थियों को साइकिल दीजिए या लैपटॉप दीजिए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए। ठीक है, ये सभी समस्याएं थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ राज्य के नीति निदेशक तत्व को पूरा करने हैं और दूसरी ओर मूल अधिकारों को भी लागू करने हैं, यानी एक म्यान में दो तलवार तो रह ही नहीं सकता है, आपको किसी न किसी को हटाना पड़ेगा। और इस समय बड़ी समस्या थी, क्योंकि आज भी आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी समस्या क्या है। तो एक तरफ हमको डेवलपमेंट चाहिए और एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो इकोसिस्टम को आप सही रखेंगे तब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो एक तरफ आप चाहते हैं कि पुल हो, सड़क हो, स्मूथली हो, ठीक है, पार्क हो, बड़े बड़े बिल्डिंग हो, मॉल हो, तो उस लेवल में पेड़ को भी तो काटना पड़ रहा है। तो पर्यावरणविद लोग भी सामने आ जाते हैं। और इस समय की समस्या थी कि स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इनको स्थापित करने के लिए आपके पास ज़मीन भी तो चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, ज़मीन भी तो चाहिए। कई के पास 1000 एकड़ ज़मीन है
और कई के पास 1 इंच भी ज़मीन है, वह सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, और इसी को देखते हुए सरकार ने पहला संविधान संशोधन 1951 में कर दिया। ओके, फर्स्ट संविधान संशोधन कब? 1951 में। मैं पहले ही बताया था कि अगर मैं 51 को बताने के लिए बैठूंगा तो मुझे कम से कम तो 2 दिन चाहिए, और इस संविधान संशोधन को जब मैं 2 दिन पढ़ाता हूँ तो मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है। और मैं आपको बता दूँ कि इससे आपको मेन में भी क्वेश्चन आते हैं, पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं। जब तक मैं इस संविधान संशोधन के बैकग्राउंड को पूरी तरह से आपको नहीं दिखा दूँ, कैसे समझ में आएगा कि प्रथम संविधान संशोधन क्यों हुआ। और प्रथम संविधान संशोधन के बाद केशवानंद भारती को आप देखेंगे, और केशवानंद भारती ने मौलिक ढांचे की अवधारणा दी, उसको आप कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये मेरी मजबूरी होती है कि मैं तथ्य को आगे और पीछे दोनों को जोड़कर बताऊं। अन्यथा कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा। और आप जो समझ रहे हैं कि मैं दौड़कर पटना आया हूँ, ठीक है, और आते ही मैं एसडीएम बन जाऊँगा, ये उतनी आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास या कोचिंग के पास एक लिखा हुआ है कि खाली आपका नाम एसडीएम में डालना है और आप सफल हो जाएंगे, वो बात नहीं है। इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, और कड़ी मेहनत 3 की होती है, मेरी, आपकी और आपके गार्जियन की। 3 जब ईमानदारी से एक साथ बैठते हैं, यानी जब 3 यार मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रिजल्ट आता है। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ इस बात को देखकर कि संविधान संशोधन है और संविधान 5 घंटे का आपका पॉलिटी का धुआंधार क्लास चलता है। इस धुआंधार क्लास में क्या हो जाएगा, मुझे तो समझ में बात नहीं आती है। एनीवे, आप लोग क्लास कर रहे हैं, और जो मार्केट का डिमांड है वो मुझे भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर इसमें कम बताऊंगा तो मैं अपने साथ गद्दारी कर रहा हूं। और जिस तरह आप किसी दिन 5 घंटे का अपना रूटीन बनाते हैं पढ़ने के लिए, और उस 5 घंटे को आप एंजॉय नहीं करते पढ़ाई में, उस दिन सारा दिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह बात चलती है कि आज मैंने अपने पढ़ाई के साथ बेईमानी की है। उसी तरह मैं अगर यहाँ से ईमानदारी के साथ पढ़ा के नहीं जाऊँगा तो मुझे भी लगता है कि मैंने अपने कर्तव्य में बेईमानी की है। ठीक है, इसलिए एज ए टीचर मैं मोरली तो यह काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए, हो सकता है कि आप लोग मुझे ऐसा करा लें। ठीक है, तो इसलिए 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया, और पहले संविधान संशोधन के साथ ही 9वां शेड्यूल को संविधान में डाल दिया गया। यानी जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय मेरे पास शेड्यूल कितने थे? 8, और अब शेड्यूल कितने हैं? 12। 8 में से 9वां जो शेड्यूल हुआ वह कब आया? तो 1951 के संशोधन से, यानी 1951 में। इसलिए कई बार यूपीएससी में, बीपीएससी में, हर एक जगह ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी मैं बता देता हूँ कि अगर मैं जो चुनिंदा आपका संविधान संशोधन है, अगर मैं उतना करा देता हूँ, पॉलिटी में कम से कम तो आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हो गया, और इसके द्वारा करना था क्या कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट बनाना था हमको। और जमींदारी एबोलिशन एक्ट बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकारों की व्यवस्था 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख एवं 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे, अपने पॉलिटी की बुक जब पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे आप कि अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें एक लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ है, और वहाँ पर है युक्ति युक्त प्रतिबंध है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं।
यानी संसद को अगर ऐसा लगे कि हमको किसी मूल अधिकार को निकालना है और किसी मूल अधिकार को उसमें जोड़ना है, तो संसद युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है कि अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकारों की व्यवस्था 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख एवं 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। इसलिए सरकार बेबस थी, सरकार को एक व्यवस्था चाहिए और सरकार ने प्रत्येक राज्यों को कहा कि मैं कानून बना दिया हूँ, आप कानून बना सकते हैं अपने स्तर पर कि बिहार में अगर किसी का 100 एकड़ का ज़मीन है उसमें से उसको 50 एकड़ आप कीजिए और 50 एकड़ ज़मीन उसका आप अधिग्रहित कीजिए। जो ज़मीन आप अधिग्रहित करेंगे उसका मूल्य क्या होगा उसका आकलन आप करेंगे और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही मेरे पास, अगर इसका उल्लंघन होता तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। आर्टिकल 32 के अंडर में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, सरकार इस बात को जानती थी। सरकार यह भी जानती थी कि न्यायपालिका में जब बात जाएगी तो दोनों के संबंध बिगड़ेंगे और जब संबंध बिगड़ेंगे तो सरकार को फिर से कोई कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने लिया तो बहुत कुछ ब्रिटेन से, लेकिन फिर उसमें क्या किया कि ज़्यादा प्रयोग करना यह भी बड़ा निरर्थक होता है। तो ब्रिटेन के संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में बोथ हाउसेस अगर कानून बना देती है और वहाँ का सम्राट उस पर साइन कर देता है तो वैसे कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके, वैसे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है, भारत में है कि चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसलिए चुनौती मिल गई और 9वीं अनुसूची में इस बात को शामिल कर दिया गया कि अब कोई भी कानून बन सकता है और लोकसभा के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को 1951 की जनगणना के आधार पर समायोजित किया गया। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। यानी पूरा का पूरा मामला छोड़ दिया गया किस पर, तो राज्य सूची पर छोड़ दिया गया और कहा कि आप इसको जैसे करना है आप कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह रहेगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। अगला क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो प्रथम अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसके बाद जो बात आती है वह सीधे आ जाती है मेन की बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको समझना पड़ेगा और लंबा विवाद देखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर केशवानंद भारती तक और केशवानंद भारती से लेकर आज तक को आपको देखना पड़ेगा, तब बातें आपको समझ में आएगी। इसलिए इतना भी आसान नहीं है कि हम रट लिए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था और वन लाइनर क्वेश्चन बना लिए, अब वो बात नहीं चलेगी, क्योंकि अब वो बात समाप्त हो गई। ये बातें पहले थी, अब ये बात समाप्त हो गई। अब उसमें से आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रथम संविधान संशोधन हो गया और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 19 को प्रतिबंधित करने का कोशिश किया गया, क्योंकि इसके तहत हम चुनौती दे सकते थे। अब रही बात कि यह जो भूमि सुधार है यह तो अति आवश्यक था, तो इसको मना क्यों किया गया भाई, या फिर इसको क्यों इस पर इतना ज़्यादा विवाद हो गया। इसलिए संपत्ति रखने का मेरा अपना मौलिक अधिकार था और 31 क और 31 ख दोनों में यह प्रतिबंध की भी बातें थी। इसलिए जब 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया तो संविधान संशोधन होने के बाद पहला जो केस गया इस पर वह बिहार से ही गया और यह थे शंकरी प्रसाद बनाम
भारत संघ का मामला हो गया, क्योंकि भारत सरकार ने कानून बनाया था, राज्यों को कहा गया था, इसलिए बिहार राज्य से ही पहला केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखने के बाद कहा कि देखो भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा करने के लिए अगर कहीं पर मूल अधिकार को बाधित किया जाता है या कम या ज़्यादा किया जाता है तो हम मानते हैं कि यह सही बात है। ठीक है, जैसे कि आज देखिए, जो आरक्षण की बात थी वह तो 50% ही थी ना, लेकिन पंचायत में आपको 50% आरक्षण मिल गया, जबकि पूरा का पूरा एक राज्य 50% से अधिक आरक्षण कर नहीं सकता। लेकिन लोकल लेवल पर, क्योंकि पंचायत राज जो है वह राज्य सूची का विषय है और इसने अपना ये काम कर लिया। जब कोर्ट में यह मामला जाता है तो कोर्ट कहता है कि एनीवे कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। आज के डेट में अब देखिए, संसद ही कानून बनाने जा रही है कि प्रत्येक राज्य को स्थानीय स्वशासन में 50% का आरक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहला राज्य आपका बिहार है, इसने 50% आरक्षण दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं भाई, ये बिल्कुल सही बात है, आपने अच्छा काम किया और इसको अगर आपको और कुछ लगता है, ठीक है, आप कर सकते हैं, ये आपका काम है। तो शंकरी प्रसाद मामले में कोर्ट ने हमारे संसद को आदेश दे दिया और कहा कि अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। इसलिए मामला आगे बढ़ गया और मामला आगे बढ़ते हुए इसमें कई संशोधन, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, गोलकनाथ का भी मामला गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पलट दिया। उसने कहा कि संसद को मूल अधिकार में किसी भी तरह का संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, और इसके बाद केरल में एक केशवानंद भारती जी आ गए। उनका केरल में अपना मठ था और वह बहुत बड़ा मठ था। वह मठ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल था। बहुत सारे वर्क चलते थे उसके, स्कूलिंग का वर्क चलता था, हॉस्पिटल का वर्क चलता था, बहुत सारे जो गरीब गुरुआ लोग हैं उनको खाना खिलाने का चलता था। इसलिए मास लेवल पर वेलफेयर का वर्क वह चलाते थे, समाज कल्याण का वर्क वह चलाते थे। केरल में सरकार जो थी यह कम्युनिस्ट की थी और यह हिंदूवादी संगठन था, इसलिए वहाँ पर मामला और फंस गया। और केशवानंद भारती ने केरल हाई कोर्ट में इस बात की अर्जी लगाई, लेकिन वहाँ से चला आया मामला कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आने के बाद वहाँ पर चीफ जस्टिस सिकरी के अंदर में यह 13 सदस्यीय जजों की बेंच बैठी और उसमें 7-6 का मामला आया और 7-6 में से यानी बहुमत से कहा गया कि संविधान संसद को यह अधिकार देती है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, इवन कि प्रीएम्बल में भी कर सकती है। इसलिए आप देखते हैं कि प्रीएम्बल में जो 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, ठीक है, और एक इंटेग्रिटी यानी अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये जोड़ा गया कब, तो 73 के बाद ही 76 में जोड़ा गया, क्योंकि 76 से पहले प्रीएम्बल जो है वह संविधान का अपना जो मूल भाग होता है वह नहीं था, लेकिन अब वह संविधान का भाग हो गया, क्योंकि इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से केशवानंद भारती का केस आया और केशवानंद भारती का जो मामला आया है, कहा जाता है कि उसने संविधान के किसी एक भाग को प्रभावित नहीं किया। हम लोग जानते थे कि मूल अधिकार का उल्लंघन ही सबसे बड़ा उल्लंघन है, लेकिन केशवानंद भारती ने दिखाया कि संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकार है। स्वच्छ हवा आपको चाहिए, यह भी मूल अधिकार है। कोरोना के टाइम में आपको ऑक्सीजन चाहिए, यह भी मूल अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट में नहीं है, लेकिन वह भी मूल अधिकार से कम नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग खुद देखते होंगे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपका एक क्वेश्चन आपका मेन में बनता है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में देखिए आप विस्तार होते होते कहाँ पहुँच गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर आप जो चाहें उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ने यह भी डिफाइन किया कि न फंडामेंटल राइट बड़ा है न डीपीएसपी बड़ा है। यह कहता है कि दोनों एक रथ के 2 पहिए हैं।
और दोनों अगर साथ होकर नहीं चलेगा तो डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें चाहे तो मूल अधिकार को किनारे करके लोक हित में लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कानून बना सकती है, और ऐसे जो कानून बनेंगे जब मेरे पास चुनौती देने के लिए आएगा तो मैं देखूंगा कि यह कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक नहीं है। ओके, इसलिए प्रथम संविधान संशोधन कब? 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया। इसके द्वारा भूमि सुधार कानूनों को बनाया गया जिसको चुनौती देने का काम किया गया, लेकिन इसमें बता दिया गया था कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब न्यायालय के पास पहुंच गया मामला तो न्यायालय इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुनवाई हुई और इस सुनवाई का बहुत बड़ा परिणाम मिला, जो कि हम लोग देखते हैं संविधान का मौलिक ढांचा आपके सामने है। ओके, इसलिए आज एक संविधान संशोधन, और इस संविधान संशोधन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान कब लागू हुआ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, ठीक है, इसमें कौन सी बातें थी। इसमें भूमि सुधार कानून पारित किया गया केंद्र के द्वारा, राज्यों को कहा गया कि आप भी कर सकते हैं। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 में क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था, और 19 में भी संपत्ति का अधिकार था। ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब रही बात बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो तो आपको फंडामेंटल राइट के साथ ही पढ़ना पड़ता है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे मेन का भी क्वेश्चन बनता है, उससे मेरा इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है और पीटी का भी क्वेश्चन बनता है। ओके, तो बहुत लंबा मैंने आपको विवाद बता दिया। हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे कि कितना डायलॉग दे रहे हैं, लेकिन मैं सच जानता हूँ कि इसके बिना कोई उपाय नहीं है। जब तक एक एक चीज़ों का मंथन करके निकाला नहीं जाएगा तब तक एक शुद्ध विद्यार्थी तैयार हो नहीं सकता है, और वो तैयार करना पड़ेगा, टीचर को ही तैयार करना पड़ेगा। मैं ही तैयार करूँगा, मेरे जैसे ही टीचर तैयार करेंगे, दूसरे तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैसे डायरेक्टर तैयार नहीं कर सकते हैं जो अपने ऑफिस में बैठे हैं और टीचर को लाए हुए हैं, टीचर को नोट्स दे दिए हैं और इतना दिन में पढ़ा कर आप फिनिश कर दीजिए, उसमें बात चलने वाली नहीं है। ये लंबी डिस्कशन की बातें हैं। इसलिए मेन का जब क्लास चलता है मेरे पास, तो एक एक टॉपिक का एक एक वीक तक चलता है डिस्कशन। जब स्टूडेंट संतुष्ट हो जाता है, जब समझ में आ जाता है, लिखाने का काम मुझे नहीं पड़ता है, उसके बाद तो स्टूडेंट खुद लिख कर लाएगा। ठीक है, मैं कॉपी चेक करूँगा, स्टूडेंट को नंबर दूंगा, फिर दोबारा लिखाऊंगा, स्टूडेंट स्मूथली पास होगा। नहीं कैसे पास होगा? सारा का सारा मंत्र तो मेरे पास है, स्टूडेंट को पास होना पड़ेगा, लेकिन जो गाइडलाइन को फॉलो करेगा वही स्टूडेंट पास होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ओके, थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इसको, ठीक है, और आप लोग फ़ायदा उठाइए। मैं लगातार वीडियो दे रहा हूँ। 69 का टेस्ट सीरीज़ का भी मैंने बताया कि मेरे ऐप पर आप जा सकते हैं। तक्षशिला IAS एकेडमी को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ का पेपर आप निकाल सकते हैं। 150 क्वेश्चन का सेट है वह। 150 क्वेश्चन में मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 90 बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर 80 से 85 से लेकर 90 तक बनाएंगे, उसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट हम लोग